एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर को। और इस चैप्टर के ना कोई भी ऑथर नहीं है, इसलिए तुम्हें ऑथर नेम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को किसी पर्टिकुलर ऑथर ने लिखा ही नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया वो तो ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? तो इस चैप्टर में ना हम आइंस्टाइन जी की कहानी पढ़ेंगे। नहीं, टेंशन मत लो, हम उनके बनाए हुए लॉज को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हम आइंस्टाइन जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की लाइफ के बारे में जानेंगे। और नहीं, हम सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी समझेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक अल्म सिटी में हुआ था। और बचपन में आइंस्टाइन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कोई बड़ा काम करने वाले हैं। उल्टा एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी को ये लगता था कि उनका जो बच्चा है ना वो थोड़ा एबनॉर्मल है, क्योंकि उनके बच्चे का जो सर है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बच्चे से थोड़ा ज्यादा बड़ा सर था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। और देखो, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना वो 1-1.5 साल में थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो 2.5 साल तक कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन 2.5 साल बाद जब वो बोलना शुरू करते हैं तब भी वो प्रॉपरली नहीं बोल पाते थे, क्योंकि वो हर चीज को 2 बार रिपीट करते थे। जैसे मम्मी को बुलाना होता था तो वो 2 बार बोलते थे मम्मी मम्मी। और तो और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना उन्हें दूसरों बच्चों के साथ खेलना भी नहीं आता था, इसलिए जो दूसरे आस पड़ोस के बच्चे थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। हाय, मैं हूँ छोटा आइंस्टाइन। देखो, मेरे उम्र के जो बच्चे थे ना वो मुझे ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, इसलिए मैं अकेला खेलना पसंद करता था अपने मैकेनिकल टॉयज के साथ। इसलिए जब मेरी बहन माजा पैदा हुई ना तो मैंने बोला कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके चक्के कहाँ हैं? क्योंकि इस वक्त मुझे लगता था कि हर चीज मशीन जैसी होनी चाहिए, जो इंसान है ना वो भी मशीन जैसे होने चाहिए। और मेरे इन्हीं हरकतों के वजह से मेरे स्कूल के जो हेडमास्टर थे ना वो एक बार मेरे पापा को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो भी प्रोफेशन चूज करेगा उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तुम्हारा बेटा गवार का गवार ही रहेगा। अबे ओ चच्चा, तुम्हारी हैसियत भी इतनी है कि लोग तुम्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर के नाम से जानते हैं और तुम बकचोदी कर लो बस। पता नहीं कुछ टीचर्स को बच्चों से क्या प्रॉब्लम होती है, बचपन से ही ट्रॉमा दे देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस एक बार हो चुका है, खैर वो कभी और बताऊंगा। कंटिन्यू करता हूँ चैप्टर को। इसके बाद मैं 6 साल की उम्र से अपनी माँ के कहने पे वायलिन बजाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन फिर आगे चलकर मैं गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बन जाता हूँ। और फिर इसके बाद ये जो स्किल्स थी ना मेरे अंदर वायलिन बजाने वाली, ये पूरी जिंदगी मेरे साथ रहती है। इस चीज से हमें पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बुरे स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि अगर वो बुरे स्टूडेंट होते तो वो अच्छे से वायलिन बजाना सीख ही नहीं पाते। इसके बाद हमें पता चलता है कि आइंस्टाइन जब सिर्फ 1.5 साल के थे ना तो उनकी फैमिली उनके बर्थ प्लेस को छोड़ के मुनिच शिफ्ट हो जाती है। और मुनिच में जो आइंस्टाइन होते हैं ना वो हाई स्कूल तक पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं था कि वो खराब मार्क्स स्कोर करते थे, वो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। हालांकि जो आइंस्टाइन थे ना वो स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स के खिलाफ थे, इसलिए उनका बार बार टीचर्स से झगड़ा होते रहता था, बहस होते रहता था। इस वजह से 15 साल की उम्र में जो आइंस्टाइन होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। वो स्कूल मुझे जेल जैसा लगता था और मैं फ्री रहना चाहता था, और इसलिए मैंने वो स्कूल को छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे ना वो मिलान शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि इटली में है। लेकिन इस वक्त जो आइंस्टाइन थे वो उसी जगह यानी कि मुनिच में ही अपने रिलेटिव के पास रुक जाते हैं। और फिर बहुत डिस्कशन के बाद जो आइंस्टाइन होते हैं वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का सोचते हैं, और फिर वो आगे चलकर स्विट्जरलैंड में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। और तब जाके सभी को पता चलता है कि जो आइंस्टाइन है ना वो साइंस और मैथ्स में गॉड गिफ्टेड है, यानी कि बहुत अच्छे हैं। और इसलिए स्कूल खत्म करने के बाद जो आइंस्टाइन होते हैं वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो आइंस्टाइन होते हैं ना वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में उन्हें साइंस और मैथ्स के अलावा एक और चीज में इंटरेस्ट आ जाता है। बेसिकली उन्हें एक लड़की पे इंटरेस्ट आ जाता है जिनका नाम था मिलेवा मैट्रिक। और फिर क्या, जो आइंस्टाइन होते हैं वो उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। हाय, मैं हूँ मिलेवा और मैं ना काफी क्लेवर हूँ, यानी कि बहुत चालाक हूँ। और मैं स्विट्जरलैंड इसलिए आई हूँ क्योंकि ये उन कुछ कॉलेजेस में से एक है जहाँ पे लड़कियाँ भी डिग्री ले सकती है। मिलेवा, तुम मेरे टाइप की हो। तुम मेरे परिवार और यूनिवर्सिटी के उन लोग जैसी नहीं हो जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, बल्कि तुम तो मुझे बहुत पसंद करती हो। मिलेवा, क्यों ना हम दोनों मिलकर हमारी रिलेटिविटी पे काम करें? काफी मजा आएगा, बस मैं और तुम। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और इसी वक्त जो आइंस्टाइन थे ना वो मिलेवा को एक लव लेटर भी लिखते हैं। हालांकि देखो, ये इंसान ना आइंस्टाइन है, ये कोई नॉर्मल लव लेटर नहीं लिखेगा, ये अपने लव लेटर में साइंस घुसेड़ के लव लेटर को लिखता है। मैं जानने में इंटरेस्ट हो रहा है ना कि उन्होंने लव लेटर में क्या लिखा था? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आइंस्टाइन से ही पढ़वाता हूँ। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion.
बेसिकली इस लेटर के माध्यम से आइंस्टाइन कहना चाहते थे कि वो बहुत खुश होंगे जब उनका और मिलेवा का जो रिलेशनशिप है ना वो बंधन में बन जाएगा, यानी कि वो लोग शादी कर लेंगे। इन शॉर्ट आइंस्टाइन मिलेवा को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। अब देखो कोई कितना इंटेलिजेंट कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना बन जाए, दिल तो सबका फिसलता है। फिर इसके बाद 1900 में यानी कि जब वो 21 साल के होते हैं तब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती है, इसलिए वो एक टीचिंग असिस्टेंट बन जाते हैं। और तो और वो बच्चों को प्राइवेट लेसन भी देना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिकली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। और फिर 1902 में जाकर उन्हें बर्न के पेटेंट ऑफिस में जॉब मिलती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे भैया ये पेटेंट ऑफिस क्या होता है, हमने तो कभी ना सुना ऐसा नाम। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो देखो मान लो तुमने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया, मान लेते हैं तुमने पानी में चलने वाली इंजन बना दी, जिससे अब जो गाड़ियां है ना वो पानी से चल पाएगी। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम उस इन्वेंशन को पेटेंट करवाओगे, यानी कि उस इन्वेंशन पे अपना नाम दिलवाओगे, ताकि उस इन्वेंशन को यूज करने का राइट तुम्हारे पास हो, ताकि कोई दूसरा आदमी आकर तुम्हारे इन्वेंशन को चोरी कर उससे पैसा ना कमा पाए। वरना कोई भी आगे चलकर आएगा और बोलेगा कि ये तुम्हारा इन्वेंशन थोड़ी ना है, ये तो मेरा इन्वेंशन है, और वो तुम्हारे इन्वेंशन का सारा फायदा उठा ले जाएगा। और ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। इसलिए कोई भी इंसान या साइंटिस्ट जब कुछ इन्वेंट करता है ना तो सबसे पहले उस इन्वेंशन को पेटेंट करवाता है। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना वो एक ऐसी ही कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ इन्वेंट नहीं करते हैं, बल्कि वो बस एक ऐसी ही कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, जिस कंपनी का नाम था ब्रेन पेटेंट ऑफिस। देखो वहां पर मेरा काम था दूसरों के इन्वेंशंस को चेक करना, लेकिन मैं सीक्रेटली अपने आइडियाज को भी डेवलप कर रहा था। और मेरा जो डेस्क था जिसपे मैं बैठता था उसमें एक ड्रॉवर था, और उस ड्रॉवर का मैंने नाम रखा था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। हाँ, मेरे ड्रॉवर का नाम ही ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स था। मेरे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, यानी कि टाइम और डिस्टेंस हर जगह एक जैसी नहीं होती है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पर हो और उस चीज को कैसे देख रहे हो। देखो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला टॉपिक ना तुम्हें क्लास 12 में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर तुम साइंस लेते हो तो। पर कोई ना, मैं तुम्हें इजी एग्जांपल के साथ अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। अपनी आंखों को स्क्रीन पे गड़ा लो। मान लो तुम्हारे रूम में 2 क्लॉक है और दोनों बहुत ही अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर तुम डिसाइड करते हो कि एक क्लॉक को तुम अपने साथ स्पेसशिप में लेकर जाओगे, और फिर तुम एकदम लाइट की स्पीड से स्पेसशिप पे बैठ के ट्रैवल करते हो। और फिर कुछ दिन बाद तुम वापस अर्थ पे आते हो। जिस वक्त तुम अर्थ पे आओगे ना उस वक्त तुम जिस क्लॉक को लेकर गए थे और जो क्लॉक तुम अपने रूम में छोड़ा था ना, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा, यानी कि दोनों ही क्लॉक में अलग अलग टाइम दिखाएगा। बेसिकली अर्थ में तो बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका होगा, लेकिन तुम्हारे लिए बस कुछ दिन ही हुए होंगे। इसी चीज को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं गवारों के भाषा में, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। ये तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वैसे इसी वक्त आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला भी दिया था एनर्जी और मास को एक्सप्लेन करते हुए, और वो फॉर्मूला था E=mc²। तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा, नहीं सुना तो टेंशन मत लो, 11th-12th में सुन लोगे। अब देखो एक तरफ तो आइंस्टाइन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फिजिक्स सॉल्व करने में बिजी थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी ना वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि आइंस्टाइन मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो माँ थी ना वो इसके सख्त अगेंस्ट थी। यानी कि आइंस्टाइन की मम्मी आइंस्टाइन और मिलेवा का शादी नहीं होने देना चाहती थी। मिलेवा तुमसे 3 साल बड़ी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, तुम उसे पढ़ते पढ़ते खो जाओगे। देखो ये सब नौटंकी के कारण आइंस्टाइन और मिलेवा की जो शादी थी वो थोड़े वक्त के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती है, यानी कि थोड़े वक्त के लिए टल जाती है। लेकिन फिर आगे चलकर 1903 में आइंस्टाइन और मिलेवा शादी कर लेते हैं, और फिर आगे चलकर इनके 2 बेटे भी होते हैं। लेकिन फिर कुछ ही साल बाद इनकी जो शादी होती है वो टूट जाती है, क्योंकि जो मिलेवा थी ना वो इस शादी से बहुत ही ज्यादा नाखुश थी। मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, पर क्या फायदा अगर मैं अपनी एम्बिशन को फॉलो ही ना कर पाऊँ। तुमने तो मुझे हाउसवाइफ ही बना के रख दिया एल्बर्ट। फिर लगातार लड़ाई झगड़े होने के बाद 1919 में ये लोग दोनों फैसला करते हैं डाइवोर्स लेने का। और फिर डाइवोर्स लेने के बाद जो आइंस्टाइन होते हैं वो बिना कोई वक्त गवाए अपनी कजन एल्सा से शादी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि फिर ये लोग दोनों मरते दम तक साथ रहते हैं। वैसे एल्सा से शादी करने के बाद जो आइंस्टाइन होते हैं वो रुकते नहीं है, बल्कि वो और भी ज्यादा फेमस होने लगते हैं, और उनके लाइफ का एक नया चैप्टर उनकी फेम के साथ शुरू होता है। क्योंकि सबसे पहले वो 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करते हैं। ग्रेविटी का न्यू इंटरप्रिटेशन स्पेस टाइम कर्व होता है। देखो इस चीज को ना इजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम लोग भी मेरा साथ दो और स्क्रीन से नजर मत हटाना। देखो मान लो तुम 4 दोस्तों को बुलाते हो और एक ब्लैंकेट को चारों कॉर्नर से पकड़ने के लिए बोलते हो, और अब ब्लैंकेट के बीच में एक बॉल डाल देते हो।
तो तुम देखोगे कि ब्लैंकेट में एक कर्व बन गया है। तो इसी कर्व को ना हम ग्रेविटी कहते हैं। और ये जो बॉल है ना, ये एक्चुअली में अर्थ है, और ये जो पूरा ब्लैंकेट है ना, ये एक्चुअली में स्पेस है, जिसमें अर्थ जैसे बहुत सारे प्लैनेट, सन, गैलेक्सी वगैरह आते हैं। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है? इस चीज से हमें ये समझ में आता है कि ये जो ग्रेविटी है ना, ये बस पुल नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का ये कर्वी शेप ही ग्रेविटी है। और आगे चलकर आइंस्टाइन की ये बात सच भी साबित हो जाती है जब 1919 में सोलर इक्लिप्स आता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया सोलर इक्लिप्स से ये बात कैसे प्रूव हो गई? तो देखो, इस चीज को भी ना मैं आसान में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर समझ में नहीं भी आया ना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंग्लिश में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे बुक में दिया गया है तो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम आधे नॉलेज के साथ इस वीडियो को देख कर जाओ, पूरा नॉलेज लेकर ही जाना, इसलिए समझने की कोशिश करो। देखो, आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि सूरज जैसा भारी और बड़ा चीज भी स्पेस टाइम में कर्व लाता है। इसलिए सूरज के पास से गुजरने वाली जो स्टार्स होती है ना, उनकी जो रोशनी होती है वो भी कर्व हो जाती है। देखो, हम नॉर्मली स्टार्स को एक ही जगह पर देखते हैं, लेकिन 1919 में जिस दिन सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि जिस दिन सूरज की रोशनी नहीं होती है, उस दिन साइंटिस्ट ने देखा कि स्टार्स की जो रोशनी है ना, वो अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई है। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा आइंस्टाइन ने कहा था कि सूरज की वजह से स्पेस में कर्व होता है, और सूरज के पास जो भी रोशनी आती है ना, वो भी थोड़ा कर्व हो जाता है। उसके कारण जो रोशनी है ना, वो थोड़ी हिली हुई लगेगी, यानी कि जो स्टार्स होंगे वो अपनी जगह से थोड़ी हिले हुए लगेंगे। और इसलिए 1919 में लगी सूर्य ग्रहण ने आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूव कर दिया। और आइंस्टाइन की थ्योरी क्या थी कि जो ग्रेविटी होता है वो बस पुल नहीं होता है, बल्कि स्पेस और टाइम का कर्व होता है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो पीछे करके वापस से देख लो, और अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना, यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसके बाद क्या होना था, आइंस्टाइन बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, और आइंस्टाइन की इन बातों को न्यूज़पेपर के अंदर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से भी छापा गया था। और फिर आइंस्टाइन पूरे दुनिया जगत में फेमस हो जाते हैं और हर जगह लोग उन्हें जानने लगते हैं। लेकिन फिर 1933 में जब जर्मनी में नाजीज पावर में आते हैं, नाजीज पता है ना, हिटलर, तो जो आइंस्टाइन होते हैं वो जर्मनी छोड़कर यूएस चले जाते हैं। फिर 2 अगस्त 1939 में जो आइंस्टाइन होते हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं एटॉमिक बॉम्ब के बारे में, और उस लेटर में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, और वो बात है कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पार्ट माइट डिस्ट्रॉय द होल पार्ट। यानी कि अगर एक भी एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया और उसे वार में यूज किया गया ना, तो इससे बस एक कंट्री को नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे दुनिया को नुकसान होगा। लेकिन फिर भी यूएस के जो भी बड़े बड़े लोग थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटेलेक्चुअल लोग, जितने लोग भी थे, वो आइंस्टाइन के इस लेटर को भाव नहीं देते हैं, और 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा देते हैं। इस इंसिडेंट के बारे में तो ऑब्वियसली तुमने सुना ही होगा, और इस एटॉमिक बॉम्ब का वहां इतना बुरा असर पड़ा ना कि आज भी वहां पैदा लेने वाले बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। और 1945 में जब इस बॉम्ब को गिराया गया था ना, इसके बाद आइंस्टाइन बहुत ज्यादा शॉक्ड थे, वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे, बेसिकली उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। इसके बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा, और उसके अंदर मैंने लिखा था कि मैं ये डिस्ट्रक्शन देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पूरे वर्ल्ड का एक ही नेशन होना चाहिए ताकि आगे चलकर फिर ऐसा कभी भी ना हो। और फिर इस दुर्घटना के कुछ साल बाद मैं खुद भी पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर गया, और मैंने दबाकर पीस के लिए कैंपेन किया, यानी कि शांति के लिए कैंपेन किया। और फिर मेरी 1955 में मौत हो गई जब मैं सिर्फ 76 ईयर्स का था। लेकिन आज भी तुम लोग मेरे बारे में पढ़ते हो, और आज भी मुझे विजनरी और साइंटिफिक जीनियस के रूप में देखा जाता है। देखो, ये सब नौटंकी को साइड में रखते हैं। सच बताओ तो मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल थी। मेरी लाइफ इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी से भरी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम जो वीडियो देख रहे हो, तुम भी अपनी लाइफ में सीखते रहो, और हर चीज के लिए अपने आप को क्वेश्चन करते रहो। हर चीज के लिए खुद से पूछो कि क्या ये सही है, क्या ये वो चीज है जो तुम करना चाहते हो, क्या ये वो चीज है जिसके लिए तुम जन्म लिए हो। क्या पता तुम्हें कब इन सब चीजों का जवाब मिल जाए। खैर, इस तरह से तुम मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफी कुछ जान लेते हो। हाँ, मेरी थ्योरी के बारे में और कुछ जानना है तो उसके लिए तुम्हें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। 11th-12th में साइंस लोगे तो मजा आएगा, लेकिन जबरदस्ती मत ले लेना वरना फेल हो जाओगे। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मुझसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पर तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा। और यार, थोड़े फॉलोअर्स बढ़ा दिया करो, अच्छा लगता है कि यूट्यूब में 2 मिलियन फॉलोअर्स है और इंस्टाग्राम में 15,000 भी नहीं है। फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम में भी 1 लाख हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और अगर तुम लोग पढ़ाई से कुछ हटकर देखना चाहते हो तो मुझे मेरे सेकंड चैनल में फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है।